गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? मस्त एकदम। तो देखो, इकोनॉमिक्स का अपना है लेक्चर नंबर 5, बराबर है। तो इसके पहले 4 लेक्चर हमारे हो गए थे। इसमें चैप्टर 1 का यूनिट 1 पूरी तरह से खत्म हो गया था और यूनिट 2 हमने स्टार्ट कर दिया था, बराबर है। सो यूनिट 2 का जो पार्ट था पहला, दैट्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये दोनों हमने अच्छी तरह से देख लिए थे, बराबर है। अब उसमें अगर कुछ भी अगर डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं, या फिर कुछ भी अगर डाउट आप आस्क नहीं है कुछ भी, सब क्लियर है। चलो फिर आज हम देखने वाले सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। सो बेसिकली देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। वन इज अ कैपिटलिस्ट, अनदर इज अ सोशलिस्ट एंड थर्ड इज अ मिक्स इकोनॉमी। हम्म, मेरिट्स मध्ये ओके काय होता, कुठला पॉइंट काय म्हटला? सेकंड वाला दे ओके सांग काय? The existence of private property and the driving force of profit motive result in a greater efficiency and incentive to work. आज अब देखो कि मान लो तेरा खुद का बिजनेस है, तू प्राइवेट पर्सन है, तू काम क्यों कर रहा है? तुझे प्रॉफिट कमाने के लिए। जितना प्रॉफिट तुझे आएगा उतना ज्यादा तू काम करता जाएगा। वही इससे तुझे क्या मिल रहा है? यहाँ पर इफिशियंसी बढ़ रही तेरी और इंसेंटिव काम हो रहा है। मन लगा के इंसेंटिव यानी एक मोटिवेशन मिल रहा है तुझे, बराबर। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट आएगा उतना ज्यादा मोटिवेटेड होगा उन सब काम करने के लिए, वो होता है इसमें। देन थर्ड पॉइंट क्या था? द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर अंडर द कैपिटलिज्म। अब इसमें क्या हो रहा है कि हर कोई बिजनेस प्रॉफिट के पीछे भाग रहा है, बराबर। हर कोई बिजनेस क्या क्या चाहेगा कि मेरा बिजनेस ग्रो हो सके। जितना प्रॉफिट आएगा उतना ज्यादा तेजी से बिजनेस ग्रो होता जाएगा। तो इजीली क्या होगा, पूरी इकोनॉमी इसके लिए ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो गई। कोणता बिझनेस घाटात जाणार काय तर काहीच नाही। सो सगळे बिझनेस ग्रोथ झाले तर आपोआपली इकॉनॉमी सुद्धा ग्रो होत जाणार, समझ गए? सो दिस इज बिकॉज द इन्वेस्टर ट्राय टू इन्वेस्ट इन ओनली दोज प्रोजेक्ट्स विच आर इकॉनॉमिकली फिजिबल। सो ज्याच्यामध्ये प्रॉफिट आहे त्याच्याच बिझनेसमध्ये ते इन्व्हेस्टमेंट करतात। सेकंड लास्ट, कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शन इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। डेमोक्रेटिक ने क्या, इसमें क्या होता है कि लोगों का क्या चाहिए। डेमोक्रेसी में होता है कि जो लोग सिटीजन है उनकी अपेक्षा क्या है, उनका कहना माना जाता है। और इसमें यही सेम है कि कस्टमर है वो है अपने लोग, लोग ही कस्टमर है, कस्टमर ही लोग है। सो उनको क्या चाहिए उसके बारे में सोचकर हम बिजनेस कर ध्यान देते हैं और मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना, इसलिए से डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में काम करते हैं, समझ गए? इतना ही, और कुछ क्लियर है? चलो फिर आप शुरू करते हैं अपना सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटल में क्या था, बेसिक बात कि प्राइवेट लोगों को ज्यादा वेटेज था या ज्यादा लोग उसमें आते थे और मेन उनका प्रॉफिट कमाने के लिए वो सारे बिजनेस करते थे। अब यहाँ पर प्राइवेट का हिस्सा कम हो जाएगा, किसका बढ़ेगा? गवर्नमेंट का बढ़ेगा, बराबर है। सो देखते हैं व्हाट इज मीन बाय सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखो, द कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी वाज प्रोपोनेटेड बाय द कार्ल मार्क्स। शुरुआत किसने की थी भाई इसमें? कार्ल मार्क्स का एक बुक है, नाम सुना है उसका? दास कैपिटल नाम से सुना होगा आपने, बहुत बार नहीं, वो बहुत फेमस बुक है। और उसने ज्यादातर लोगों के भले की बात की है। ज्यादातर जो लेबर लोग है उनके ऊपर किसी तरह से इकोनॉमिकली अत्याचार ना हो सके, एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। उनको भी अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो बस ओनर की वजह से कमा रहा होता है क्या? उसमें जो लेबर काम करते हैं उसकी वजह से बिजनेस में प्रॉफिट में आता है। लेकिन अगर प्रॉफिट का शेयर देखा जाए तो किसको मिलता है? बस ओनर को। लेबर को कुछ ज्यादा का सैलरी के अलावा। तो इसका कार्ल मार्क्स का उनको कहना वही था कि अगर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर बिजनेस अगर ग्रो हो रहा है तो उस बिजनेस का ग्रोथ का शेयर कुछ ना कुछ लेबर को भी जाना चाहिए। इस तरह से लेबर के लोगों के बारे में सोचने वाला जो पर्सन था वो था कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स एंड द फ्रेडरिक एंगलेस इन देयर वर्क द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कम्युनिस्ट थिंकिंग वाले लोग इसे कहना चाहता है, पब्लिश इन 1848। एंड इन दिस इकोनॉमी द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्ट दैट इज द फैक्टर्स कैपिटल माइंस, फैक्ट्रीज कैपिटल माइंस एक्सेट्रा आर ओन बाय द होल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट। इजी भाषा में बोला जाए कि जो सारे के सारे फैक्ट्रीज है, माइंस है, वो किसके होने चाहिए? गवर्नमेंट के होने चाहिए। मतलब जो बेसिक रिसोर्सेस है वो ज्यादा से ज्यादा पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट पर्सन, ऐसा इनका कहना था। सो ऑल द मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट। हे खूपच निघतं राज। So all the members are entitled
to get the benefit from the fruits of such socialized plan production on the basis of equal rate. अब जो भी रिसोर्सेस है वो किसी एक पर्सन के नेचुरल रिसोर्स जो माइन से जो फैक्ट्री से वो किसी एक पर्सन के तो नहीं हो सकते, फैक्ट्रीज हो सकता है किसी ओनर के होंगे, लेकिन बस अकेला ओनर से चला सकता है क्या? तो मतलब सारे लोगों को उसका सेम शेयर मिलना चाहिए जितना किसी एक पर्सन को मिल रहा है। तो जो भी रिसोर्सेज अपने आसपास नजर आ रहे हैं वो सबको इक्वली उसका शेयर मिलना चाहिए। दैट्स इक्वल, हर किसी का इक्वल राइट है, हर किसी को राइट है उसका यूज करने का, बराबर है। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड द कमांड इकोनॉमी एंड और सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। अब इसमें क्या होता है कि जब हमने कैपिटल इकोनॉमी देखा था तो कोई रूल्स रेगुलेशन करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, लेकिन सोशलिस्ट में होता है कि एक रेगुलेशन वाली इंस्टीट्यूशन होती है जो पूरी तरह से उस इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकती है, तो इसे बोला जाता है कमांड। सो कोई तो भी कमांड देगा, इसे एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है या फिर दूसरा सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। सो एक एजेंसी होगी, जो इस एजेंसी एक कमिटी होगी या एक इंस्टीट्यूशन होगी जो पूरी तरह से इस इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी, बराबर है। सो हियर द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द commands of the central planning authority and therefore market forces have no role in the allocation of resources। जिस तरह से वो सेंट्रल एजेंसी बोलेगी उसी तरह से सारे रिसोर्सेज का क्या होगा, सबको बांटा जाएगा। जो इसमें कैपिटल में नहीं था, जिसका प्रॉफिट कमाना है उस सेक्टर में आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जब तक एजेंसी नहीं बोलेगी तब तक आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। ऐसा एक बेसिकली डिफरेंस इसमें। सो अंडर द सोशलिस्ट इकोनॉमी द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर एम एट मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। और इसमें जो भी काम किया जाता है वो लोगों के वेलफेयर का सोच कर किया जाता है। तो कैपिटल में बस प्रॉफिट सोच कर किया जाता था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वेलफेयर की जो भी समाज है, सिटीजन है, लोग है, लेबर है, उनको किस तरह से अच्छा वेलफेयर मिल सके, इसके लिए सारा का सारा प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें किया जाएगा। एंड हेंस द सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू द प्लानिंग अंडर द सोशलिस्ट इकोनॉमी। सो इसमें प्रॉपर प्लानिंग करके जो भी अपने इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये जो सोशल अपने इकोनॉमिकल सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम एज अ प्लानिंग देखकर इसे सॉल्व किए जाएंगे। किसमें, सोशलिस्ट इकोनॉमी। दोनों में डिफरेंस नजर है। कैपिटल में किसी तरह की प्लानिंग की जरूरत नहीं थी, जो अपने आप ही मार्केट देखकर तय करते कि हमें क्या करना है, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में पहले प्लानिंग करेंगे और उसके हिसाब से सारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा। समझ गए बेसिक डिफरेंस दोनों में, बराबर आता हुआ। चलो देखो नाउ, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देखते हैं। पहला क्या है, कलेक्टिव ओनरशिप। अब कैपिटल में जो ओनरशिप थी जिसका पर किसी एक पर्सन की, प्राइवेट या इंडिविजुअल पर्सन थी, लेकिन इसकी में कलेक्टिव सारे लोगों के। सो दिस इज अ कलेक्टिव ओनरशिप ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेक्ट स्मॉल फार्म्स, वर्कशॉप्स एंड ट्रेडिंग फर्म विच में रिमेन प्राइवेट है। लेकिन जो छोटे छोटे बिजनेस है, जैसे कि आपकी छोटी छोटी पांटपरी, वो अकेले की होगी। जैसे छोटे छोटे शॉप, छोटी फैक्ट्री छोड़ के जो बाकी सारा होगा वो कलेक्टिवली सबका ओनर्स होगा। तो विच रिमेन प्राइवेट एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल ओनरशिप, प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर नॉट द ड्राइविंग फोर्स। हर किसी को प्रॉफिट मोटिव देखकर ही वो काम करने वाला है क्या, क्योंकि उसके ओनरशिप तो सारे लोग हैं। तो yet in the case of market economy these resources are used to achieve certain socio economic objective। तो यहाँ पर बस प्रॉफिट कमाना ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है कि हर किसी को कुछ ना कुछ स्पेशल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उनका वेलफेयर होना चाहिए, ये देखकर पूरे इकोनॉमी को मैनेज किया जाता है, बराबर है। जैसे कि आपका खुद का अगर बिजनेस चल रहा है तो आप बस खुद का प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि जितने सारे सिटीजन से, लेबर से, उन सबको कुछ ना कुछ बेसिक फैसिलिटी या कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें मिलनी चाहिए, उनका वेलफेयर होना चाहिए, ये सोचकर इसमें प्लानिंग किया जाता है और इसमें सारे के सारे लोग उसके ओनर होते हैं, कलेक्टिव ओनरशिप। तो गवर्नमेंट का हिस्सा है, मतलब गवर्नमेंट किसी एक पर्सन के होते हैं क्या, नहीं, जितने भी गवर्नमेंट के अंदर काम में लोग हैं उसके साथ साथ जो सिटीजन है वो सारे के सारे उस पूरे इस इंस्टीट्यूट के मेंबर्स होते हैं, और वो सारे के मेंबर्स के क्या होंगे, ओनर होंगे। समझ गए। तो ये पहला लेसन कलेक्टिव ओनरशिप। सेकंड आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो कैपिटल इकोनॉमी किसी तरह की प्लानिंग नहीं थी, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्लानिंग होती है। सो देयर इज अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी टू सेट एंड अकम्प्लिश द सोशियो इकोनॉमिक गोल। अभी कुछ तो भी टारगेट रखा जाए, कुछ तो भी ऑब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव हमें आने वाले टाइम में किस तरह से पूरे करना है, बराबर, किस तरह से उसे अचीव करना है, उसके लिए एक स्पेशल सेंट्रल प्लानिंग इंस्टीट्यूशन होगा जो उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए काम करेगा, बराबर है। सो व्हाई इट इज, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, इसलिए सब बोला जाता है सेंट्रल प्लान, है ना। एक तो भी कमेटी या कोई तो भी इंस्टीट्यूशन होगा जो पूरी तरह से अपने इकोनॉमी को हैंडल करेगा, बराबर।
ये होता है इसमें। देन the major economic decisions such as what to produce, when and how much to produce, etc. are taken by the central planning authority. अब यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी यानी इजी भाषा में बोल सकते गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जिसे अथॉरिटी देगी वो या खुद गवर्नमेंट ये डिसीजन लेगी कि किस तरह से हमें प्रोडक्शन करना है, किसका करना है, किसके लिए करना है, क्यों करना है। तो जो मेन सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी का वो कौन सॉल्व कर रहा है यहाँ पर? गवर्नमेंट। जैसे जो सेंट्रल इकोनॉमी होगी है, जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी की, वो सारे तरीके से वो डिसीजन लेगी इसमें। समझ गए? सो एक इकोनॉमिक प्लानिंग करके ये काम किया जाएगा। ठीक है। देन थर्ड, अब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। अब इसका कंपेयर करो कैपिटल में। कैपिटल में क्या था कि कस्टमर को जो चाहिए उसका प्रोडक्शन हम करेंगे क्योंकि उसमें प्रॉफिट था। लेकिन यहाँ कंज्यूमर का चॉइस देखा जा रहा है क्या? नहीं, इसमें देखो क्या। तो फ्रीडम फ्रॉम द हंगर इज गारंटेड बट कंज्यूमर सोवरेनिटी गेट्स रिस्ट्रिक्टेड बाय द सिलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मतलब इजी भाषा की हर किसी को खाना मिलना चाहिए, कोई भूखा नहीं रहेगा। मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ वेलफेयर, कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिलनी ही चाहिए, ये सोचकर उसका प्लानिंग किया जाएगा, ना कि प्रॉफिट किसमें ये देखकर। समझ गए? सो द रेंज ऑफ चॉइसेस इज लिमिटेड बाय द प्लान प्रोडक्शन, हाउएवर विदिन द रेंज एन इंडिविजुअल इज फ्री टू चूज व्हाट ही लाइक द मोस्ट। आपको ऑप्शन तो दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर किसका प्रॉफिट सोच करने के, लोगों को एक्चुअल में किसकी नीड है, किसकी जरूरत है, ये सोचकर वो प्लानिंग की जाएगी। उसी हिसाब से आपको ऑप्शन मिलेगा। मतलब भूखा तो कोई नहीं रहेगा, खाना भी सबको मिलेगा। तो पहले इसमें भूखा रहो, खाना मतलब कुछ नहीं, बस मुझे प्रॉफिट कमाना है, ये उसमें था कैपिटल इकोनॉमी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर किसी को खाना मिलना चाहिए, ये मोटिव देखकर उसके तरफ से उसका प्लानिंग किया जाता है। दैट्स द एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। आपको अपेक्षित कैसे, तुम्हारी चॉइस क्या है इसके बारे में सोचेंगे, आपको जरूरत किसकी, आपको नीड किसके, ये सोचकर यहाँ पर प्लानिंग की जाएगी। समझते हैं? मेन क्या है, नीड, यहाँ पर क्या जरूरत है। तो खाना क्या चाहिए, तो उसके लिए खाने के लिए जो जो बेसिक चीजें लगे वो सारा का सारा प्रोवाइड आपको यहाँ किया जाएगा। कंझ्युमरला नीड बघणार इथं, सो माझा प्रॉफिट नाही बघणार। समजते तुला? आधी काय बघत होतो आपण, मला ज्यात प्रॉफिट आहे, तो कंझ्युमरला, आता कंझ्युमरला काय दोन प्रकारच्या गोष्टी आहेत, एक असतात की ज्या तुम्हाला गरजेच्यात आहेत आणि काही असतात जी गरज नाही पण तुम्हाला ते आवडतं। जसं की ऑडी कार घेतली पाहिजे, आयफोन मोबाईल वापरला पाहिजे, त्या काय एक्स्ट्रा गोष्टी त्या त्या असल्या तरच जगू शकता का तुम्ही? तो इथं गरज कशाची ते बघितलं जाणार, ना की प्रॉफिट कशामध्ये। हो। सो बेसिक ज्या गरजा आहेत त्या गरजा लिमिटेड सगळ्यांच्याच असतात ना। तो राहायला घर पाहिजे, जेवायला अन्न पाहिजे, हे बेसिक्स आहे। यस, त्या बेसिक गोष्टी कशा पूर्ण केल्या जातील त्यासाठी सोशलिस्ट इकॉनॉमी काम करते। तर तुमच्या चैनीच्या गोष्टी म्हणतो ना, आपल्याला ज्या काही आपल्या आवडत्या गोष्टी त्या पूर्ण करण्यासाठी यात काम केलं जात नाही। सो बेसिकली तुमच्या ज्या नीड्स आहेत त्या नीड्स कशा पुरवतील त्या कशा पूर्ण, कळलंय? तर यात तुमच्या चॉईस विचारात घेतलं जातं, तुमची नीड विचारात घेतली जाते। सो द राईट टू वर्क इज अ गॅरंटेड बट द चॉईस ऑफ ऑक्युपेशन गेट रेस्ट्रिक्टेड। समजलं का तुम्ही? सगळ्याला काम तर भेटलंच पाहिजे, तुमच्या हिशोबाने नाही, सध्या ज्याची गरज है तिथे तुम्हाला काम मिलेगा। तो बोले बिजनेस प्राइवेट में क्या था कि जो चाहिए आप वो कर सकते हैं, आपको फ्रीडम था, लेकिन यहाँ पर आपको लिमिटेड ऑप्शन होंगे इसके साथ। सो द राइट टू वर्क इज गारंटेड बट द चॉइस ऑफ ऑक्युपेशन गेट रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज दीज आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल प्लानिंग। ये कौन सा करने वाला है, कौन से सेक्टर में आपको जान देना है, जॉब देना है, दैट्स अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन सोशियो इकोनॉमिक गोल्स बिफोर द नेशन। सो देश के लिए क्या फायदेमंद है, देश में किसकी जरूरत है या लोगों को किसकी जरूरत है, ये देखकर जो सेंट्रल इकोनॉमी है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है, वो आपको पूरी तरह से जॉब तो देंगी, क्योंकि जॉब हर किसी को चाहिए, एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देने काम करेंगे, लेकिन आपके हिसाब से नहीं, तो आपके नीड के साथ जो देश के लिए फायदा होता है उसी सेक्टर में आपको जॉब दिया जाएगा। तो आपके चॉइस का यहाँ पर सोचा क्या किसी ने, किसके बारे में सोच रहे हैं सब, देश के बारे में, फिर लोगों के वेलफेयर के बारे में। ये होता है आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी में। देन आता है रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। किसकी बात हो रही है, इक्वल इनकम की। जो प्राइवेट में क्या था कि किसी का इनकम ज्यादा बढ़ रहा है, किसी और मतलब गरीब गरीब हो जाते हैं, श्रीमंत। सो ये जो बीच में अनइक्वल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो और ज्यादा पैसा कमा रहा है, जिसके पास किसी तरह का पैसा नहीं और गरीब बनते जा रहा है। तो इसमें ये बात देखी जाती है कि सबके साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम होना चाहिए, हर किसी को जॉब भी मिलना चाहिए और उसके सेम लेवल पर इनकम भी उनका बढ़ना चाहिए। मतलब कोई गरीब भी नहीं, कोई श्रीमंत भी नहीं, इस तरह का। सो रिलेटिव इक्वलिटी ऑफ इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सोशलिज्म। सो अमंग अदर थिंग
द डिफरेंसेस इन द इनकम एंड वेल्थ आर नैरो डाउन बाय द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्यूमुलेट प्राइवेट कैपिटल। क्या होगा अगर किसी एक पर्सन को, जो प्राइवेट लोग क्या करते हैं, या किसी प्राइवेट पर्सन क्या देखेंगे कि मेरा जिसमें प्रॉफिट है मैं उसमें जाऊंगा, लेकिन ये किसके बारे में सोच रहे हैं कि लोगों की जरूरत क्या है, लोगों को अभी किसकी नीड है उसके बारे में सोच रहे हैं। तो उसी तरह से लोगों का इनकम भी बैलेंस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जिसको एक्चुअल में पैसे की जरूरत है उससे पहले जॉब प्रोवाइड कर दो। समझ में आ रहा है? सो लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल जो है, इनकम किस तरह से बैलेंस होता है इसके बारे में सोचकर बाकी सारी चीजें इसमें की जाएगी। तो एजुकेशनल एंड अदर फैसिलिटीज आर एंजॉयड मोर और लेस इक्वली, दस द बेसिक कॉज ऑफ इनइक्वालिटीज आर रिमूव। सो किसी तरह से इनइक्वालिटी कम से कम हो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी और बाकी सारी चीजों का भी हो सके, इसके लिए काम इसमें किया जाए। येस, बॅलन्स ऑफ इन्कम किंवा तेच बॅलन्सच म्हणू शकतो त्याला सोप्या भाषेत, की हर किसी का इनकम ना, गैप तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा लेकिन वो ज्यादा ना होना चाहिए। जैसे की अंबानी सब खूप समाधान, आपण काहीच नाही, तो गॅप तो आपण 7 जन्म भी मेहनत घेतली तरी तेवढं कमवू शकणार नाही। तो ये जो गैप होता है वो गैप किस तरह से कम हो सके और सारे लोगों की एक जनरल लेवल पर डेवलप हो सके, ये काम इनका सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है। समझ ला? देन आता है मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस। अब कैपिटल इकोनॉमी क्या था, जो प्राइस था वो पूरी तरह से मार्केट के ऊपर डिपेंड था। मतलब जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई है उसके ऊपर प्राइस तय होता था, बराबर है। सो आप एमआरपी तय करते, लेकिन अगर मार्केट में आप सेम प्रोडक्ट दूसरा कोई उसकी प्राइस अगर कम रहे तो आपको भी आपका प्राइस कम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है क्या प्राइस कौन कंट्रोल करता है? सो पूरी तरह से मार्केट डिपेंडेंट ये नहीं है। समझ में आ रहा है? सो द प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी। सो प्राइस मैकेनिज्म करने का, प्राइस को मैनेज करने का काम किसका होता है? पूरी तरह से जो सेंट्रल पावर अथॉरिटी है उसके हाथ में होता है। सो बट इट हैज ओनली अ सेकेंडरी रोल। सो हर किसी के प्राइस में दखल देने के कुछ रोल आहे, जो जरूरत की चीज आहे, जसे की तुम्हाला खायला गोष्टी लागतात, अन्न लागतं, सो त्याच्या प्राइस जर खूप जास्त वाढल्या लोक अफोर्ड करू शकतात का? सो त्या गोष्टी यांच्या कंट्रोलमध्ये असणार। तुझ्या ऑडी कार आहे, आयफोन आहे, त्याच्या प्राइस किती वाढतं, यांना घेणं नाही का काही? तुझ्या बेसिक गोष्टी ज्याची नीड आहे त्या गोष्टींच्या प्राइस आहे कंट्रोलमध्ये। येस, सो एक्झाम्पल, टू सिक्योर द डिस्पोजल ऑफ एक्युमुलेटेड स्टॉक्स सिंस द एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज डन अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान। इसका प्लान करके उस सारी चीजों को एक क्या बोलते हैं, एक बॉक्स के अंदर जो प्राइस होता है कि जो सबको अफोर्डेबल होगी उसके हिसाब से प्राइस रखेंगे। ये कौन कंट्रोल करेगा? जो सेंट्रल अथॉरिटी है। यस, मेकॅनिझम की तेच डिमांड सप्लाय कमी जास्त कसं त्याला एक मेकॅनिझम म्हणू शकतो आपण, कि मार्केट में अगर डिमांड ज्यादा बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ सकती है। तो ये पूरा जैसा कंट्रोल किस में आता होगा? वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का। समझ गए? सो गव्हर्नमेंटनं म्हणलं की ही गोष्ट बॉटल आहे 20 रुपयाच्या वर तुम्ही विकायचीच नाही, तो कोणाची हिंमत होणार आहे? तो गव्हर्नमेंट विचार करून सांगलं 20 रुपये। यस, कॅपिटलिस्ट मध्ये नाही करत, कॅपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकॉनॉमिक्स तेच। तर ते गव्हर्नमेंट असा शब्दाचा उल्लेख न करता ते काय दिलंय? हे सगळं त्यांनी रिक्षाच्या रेटमध्ये कम्पेअर करता पीएमपीएल स्वस्तच आहे असं। तर किती वर्षानंतर ती वाढ झाली ते पण बघितलं पाहिजे आपण। जसं म्हणजे मी साधारणतः 2017-18 मध्ये इथं आलो तेव्हापासून 5 रुपये तिकीट होतं आणि आता 8, 9, 10 वर्षानंतर त्याचं 10 रुपये झालं, म्हणजे जास्त वाढ झाली का? असं असतं। यस, असं असतं। समझ गए? तो पूरी तरह से जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है, वो पूरी तरह से की प्राइस को मैनेज करेगी। कहते इथपर्यंत समजले? सिंस द एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज डन अकॉर्डिंग टू द predetermined plan and the price mechanism as such does not influence this decision। तो आपका प्राइस का चेंजेस किसी तरह के उनके डिसीजन पे असर नहीं करना, जो नीड है उसके साथ उसकी प्राइस तो तय की जाएगी। तो इन द अब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, अब यहाँ पर किसी तरह का प्रॉफिट मोटिव है क्या? नहीं, यहाँ पर बस वेलफेयर की बात करें। सो प्राइस मैकेनिज्म लॉसेज इट्स प्रीडोमिनेंट रोल इन द इकोनॉमिक डिसीजन। सो किसी प्राइस में अगर पहले क्या था कि जो प्राइवेट पर्सन था वो मार्केट में डिमांड किसकी है, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है कम हो रही है, वो देखकर प्राइस को कम ज्यादा करता। लेकिन यहाँ पर पहले अगर प्राइस तय कर दिया तो डिमांड है सप्लाई का उसके ऊपर किसी तरह का असर नहीं होने वाला। समझ गए? द प्राइसेस प्रीवेलिंग अंडर द सोशलिज्म आर एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, म्हणजे इसी बात किसी कंट्रोल में होती है, जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी उसे कंट्रोल करती है। समझ में आ रहा है? तुम्ही त्याला कंपेअर केलं ना कॅपिटलिस्ट मध्ये तर समजायला एकदम सोपं जातं। देन आता है
वही सेंटेंस। द प्राइसेस प्रिवेलिंग अंडर द सोशलिज्म आर एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस विच आर सेट बाय द, जब भी मैंने बोला कि जितने भी प्राइस है वो कौन तय करने वाला है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, कि किसकी नीड है किसकी नीड नहीं है, ये देखकर वो प्राइस को तय कर सकती है, उसे किसी तरह से कंट्रोल में कर सकती है। बरोबर आहे. स्टेट गव्हर्नमेंट म्हणजे तू जसं भारतामध्ये मध्ये महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आहे का, नाही, सेंट्रल गव्हर्नमेंट. जो काही रूल असतो तो पूर्ण इकॉनॉमीची पूर्ण कंट्रीची असते. जसं की आता जीएसटी लागू झाला, तो फक्त काय महाराष्ट्रापुरताच आहे का, पूर्ण भारतासाठी. म्हणजे अशा काही इकॉनॉमी जो विषय असतो तो पूर्ण देशासाठी असतो, पूर्ण कंट्रीसाठी असतो, फक्त एका नॉर्मल महाराष्ट्रासारख्या स्टेट गव्हर्नमेंटसाठी नसतो. हा यस, त्यामध्ये काय काय फीचर्स तेच आपण यामध्ये बघतो. तो काय काय त्यामध्ये गोष्टी असणार ते त्याच्या ऑब्जेक्ट. तो थोडाफार नॉर्मल चेंज होतो, कारण प्रत्येक स्टेटमध्ये काही ऍडिशनल टॅक्स लागले, जसं की आपलं सेंट्रल जीएसटी असो, सीजीएसटी म्हणून, आणि दुसरा असो स्टेट जीएसटी. तो स्टेट जीएसटी थोडे जर मायनर चेंजेस असले तर मायनर फरक, पण त्याला पण लिमिट असते, तुम्ही कितीपर्यंत ते टॅक्स लावले पाहिजे, त्याची बी गाईडलाईन्स गव्हर्नमेंट चाललेले असतात. म्हणून तुम्ही अति जास्त किंवा भाव असं करू शकत नाही. जसं की तुम्ही जर अल्कोहोल बघितलं, तो अल्कोहोल महाराष्ट्रापेक्षा गोवामध्ये स्वस्त भेटतं, तो तिथल्या स्टेटचा जीएसटी कमी लावतो, असं असतं. कारण तिथं काय, तिथं सगळ्या बेस कशावर आहे, टुरिझम. टुरिझमवरच पूर्ण गोवा राज्यात ना, सो त्यानुसार त्यांनी ते प्राइस सेट केलेलं असतं. तर आपल्या देशामध्ये टुरिझम पेक्षा बाकीचे लोक जास्त आहेत, तो त्यानुसार सेट केलेलं असतं. तर आपल्यात जर स्वस्त केलं सगळेच्या सगळेच अल्कोहोल अडिक्टेड होऊन जातात. हा, ब्रेड होतं पहिलं, काय आलं एसेन्शियल गोष्टी होती. हा हो, कारण ते टुरिस्ट लोक जसं त्यांना जे आवडायचं ते लोक ते खायचं, त्यांच्यानुसार ते डिमांड सप्लाय करायचं. सो भारतामध्ये चपाती भाजी, आपण भारतात चपाती भाजी खातो, तर त्या गोष्टी, सो त्या प्रत्येकाचा बेस कसा आहे, कस्टमर कसा आहे, त्यानुसार त्या गोष्टी बदलत जातात. स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट, सेंट्रल गव्हर्नमेंट मेन ऑथॉरिटी होणार आणि तीच पूर्ण प्लॅनिंग करणार. तर नावातच काय, सेंट्रल प्लॅनिंग ऑथॉरिटी. समझ गए, इधर इधर अभी ये हो गया. लास्ट का देखो, अब्सेंस ऑफ कंपटीशन. कंपटीशन कहाँ देखी थी हमने, कैपिटल इकोनॉमी में, क्योंकि हर किसी का मार्केट में एक ना नहीं दूसरे अपोजिट कंपटीशन उसे थे ही थे. मतलब बिजनेस प्रोडक्ट एक ही था, लेकिन उस प्रोडक्ट बनाने वाले बहुत सारे सेलर थे, जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन क्रिएट हुआ था, कैपिटल इकोनॉमी. लेकिन यहाँ पर सारा सेंट्रली ऑथोराइज सब चीजें हो रही है, सो कंपटीशन है कि उसमें. सो द सिंस द स्टेट इज द सोल एंटरप्रेन्योर, स्टेट यानी यहाँ पर उसका मीनिंग कंट्री है, तो मेन एकच मेन असणार, कोण येतो, कंट्री, तो देश. सो देर इज अब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अंडर दी सोशल, किसी तरह का कॉम्पिटिशन इसमें नहीं है. हो, दोन्ही असू शकतात. तो आपण हे बघितलं की ते लगेच समजणार ना तुम्हाला. समज गए. सो द अर्स्ट वाइल USSR माहिती तुम्हाला काय, रशिया, युनियन ऑफ सोव्हिएत आहे त्याचं पुढचं, याला रशियात म्हणतो. सो 1990 पहले उनका ग्रुप था, 1991 के बाद, 1991 के बाद पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब जो एक ग्रुप था उनका, रशिया और उसके आसपास जो कंट्रीज थे उनका एक यूनियन था, बाद में उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया और बाद में अलग अलग कंट्रीज बन गए. तो वाज एन एग्जांपल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी. सो रशिया सीधी भाषा में बोलते, रशिया एग्जांपल है किसका, सोशलिस्ट इकोनॉमी, फ्रॉम द 1917 से लेकर 1990 तक. हाँ, सोशलिस्ट रिपब्लिक, बराबर. हाँ, युक्रेन भी त्यामध्ये सामील होतं त्यावेळेस. येस, युक्रेन होता, अजून जे छोटे मोठे आता क्रिएट झाले दिसतात ना, 19-20 कंट्रीज थे जो इनका पूरा ग्रुप था, भरपूर होते. तो इन टुडे वर्ल्ड देयर इज नो कंट्री विच इज प्योरली सोशलिस्ट, है ना. अभी ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो प्योर तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी पर चलती होंगी. यूएस ये था जो सोशल इकोनॉमी फॉलो कर, लेकिन अभी प्योरली बस सोशलिस्ट इकोनॉमी चलाई, मतलब पूरी तरह से 100% गवर्नमेंट का जिसके ऊपर कंट्रोल हो, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है. बस बोला जाता है कि चाइना, वियतनाम, क्यूबा ये कुछ चीजें फॉलो करते हैं. 100% बोल सकते क्या, लेकिन हो सकता है 80-90% ये सोशलिस्ट. किम जोंग का चायनामध्ये प्रायव्हेटायझेशन आहे थोडं, पण जास्त करून तेवढं नाहीये. सो गव्हर्नमेंटच पूर्ण कंट्रोल करतात. So why Vietnam, China, North Korea, the world most totalitarian state in another example of the socialist economy. So ये कुछ कंट्रीज है
जो अभी सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, समझ लो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, था कंपेयर हो गया कैपिटल में क्या चेंज है और सोशलिस्ट में क्या चेंज है। अब देखने दोनों के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मतलब मेरिट्स तो कैपिटल के देख लिया, अब देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स क्या। अब इसका मेन फायदा क्या होगा, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, तो सर किसी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, सो कोई ज्यादा हाई लेवल पे रिच भी नहीं बन जाएगा, कोई गरीब भी नहीं बनता जाएगा, हर किसी का कल्याण इसमें हो सकता है, ये फायदा हो सकता है। दूसरा और प्राइस स्टेबिलाईजेशन हो सकता है कि ज्यादा प्राइस किसी जो इसेंशियल चीज उसकी प्राइस ज्यादा नाही बढ़ेगी। आता जर आपण खाण्याचं तेल बघितलं, क्रूड आपलं जे रिफाइन ऑयल म्हणतो आपण त्याला, क्रूड ऑयल रिफाइन ऑयल खाने का तेल, उसकी प्राइस बहुत बढ़ती जाते है, एकीकडे एवढे वाढलं तर गरीब लोक ते घेऊ शकणार का, तो बिना तेलाचं खावं लागेल, तो याच्यामध्ये गोष्ट कंट्रोल करू शकते, चांगली गोष्ट हो सकती है। और इसके अलावा यस लेबर के बारे में कि उनका इकोनॉमिकल एक्सपेंशन ना हो, उनको भी उसका बेनिफिट मिल सके, इसके बारे में इसमें सोचा गया। यही कुछ मेरिट्स है इसके, देखते एक एक करके। अजून कोई बोलना है? यस मतलब क्या होता है, जो प्राइवेट लोग है वो जहां उनका प्रॉफिट है उसी एरिया में उनका बिजनेस चलाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है क्या, जहां जहां लोग है उन लोगों के बारे में सोचकर उस एरिया में बिजनेस को चला सकते हैं। यस दैट्स अ प्लानिंग अथॉरिटी हुई जो सारे तरीके से इक्वली प्लानिंग कर सकता है। यस ते पण हा तेच आहे सगळे जे तुम्ही बोलले तेच एवढेच, याच्या व्यतिरिक्त वेगळे बघा। पहिला काय आहे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी वेल्थ, जब भी आपने बोला कि हर किसी को इक्वल इनकम मिलना चाहिए, एंड इनकम एंड प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल हेल्प टू मेंटेन द इकोनॉमिक एंड सोशल, सबका भला होना चाहिए, सीधी भाषा में सबका भले करने वाली कौन होगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इतना ही, सबका इनकम भी सेम होना चाहिए, सबको वेल्थ यानी जो पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी वो भी सेम मिलना चाहिए, तभी जाके सबका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इनकम एक लेवल पे अच्छे, सब लोग अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, किसी तरह का डिफरेंसेस उनके बीच में नहीं रहेंगे। बराबर आता हुआ। दूसरा रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब ये बोला कि इसमें क्या होगा, बैलेंस होगा, बराबर है, इसी तरह की कम ज्यादा चीजें इसमें नहीं हो पाएगी, एंड इट्स पॉसिबल इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी एज द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी coordinates all the resources in an efficient manner according to the set of priorities, कि कौन से एरिया में किस तरह की बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ ज्यादा नीड है, उसके हिसाब से वो सेंट्रल अथॉरिटी प्लानिंग करेगी और उसी तरह से वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। मतलब क्या, सारे लोगों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी रिसोर्सेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और उसका फायदा सारे लोगों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सकता है। तो इसमें भेदभाव होगा क्या, वही हुआ। देन थर्ड, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ प्लान इकोनॉमी, यहाँ पर क्या हो रही है, प्लानिंग होकर सारी चीजें की जा रही है, तो कैपिटल में किस तरह का प्लानिंग नहीं था। तो इन सोशलिस्ट इकोनॉमी देयर विल बी अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, है ना, कि जहां जरूरत है वो अगर प्लानिंग करके हमने रिसोर्स का यूज किया तो उसका अच्छा इफिशियंट यूज किया जाएगा, लेकिन एक ही जगह अगर किया गया तो उसका ओवर यूज होगा और बाकी सब कुछ भी नहीं होगा। तो ये प्लान चीजें करने की वजह से एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा, एंड इट एंश्योर द मैक्सिमम प्रोडक्शन, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किस तरह से होता है ये भी इसमें सोच पाएंगे। ये तो होता है ना कभी, जैसे कि पुणे सिटी है, पुणे सिटी में सारे इंडस्ट्री रहे, उसके आसपास जब थोड़ा विलेज में जाते हैं तो किसी तरह की इंडस्ट्री नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्या ये, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसमें सोशल इकोनॉमी में कर सकते हैं। तो वेस्टेज ऑफ ऑल काइंड्स आर अवॉइडेड थ्रू द स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक प्लानिंग, अगर प्लानिंग करके कोई भी बात करेंगे तो आप वेस्टेज को कम कर सकते हैं, वो इसमें होता है। तो सिंस कंपटीशन इज absent, there is a no wastage of resources and advertisement and sales promotion, कंपटीशन ही नहीं है तो एडवर्टाइज करने की जरूरत है क्या, कोई आगने वाला बंदा ही नहीं जिसका कॉम्पिट करने की जरूरत है, तो सेल प्रमोशन करते क्या, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा हम एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्चा करते वो यहाँ पर करने की जरूरत, तो पैसा बच रहा है, इस का भी कम यूज इसमें हो रहा है, बराबर है। देन आता है इन अ प्लान इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज, तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी, हर किसी को जॉब मिलना चाहिए, उसी तरह की बिजनेस वो क्रिएट करेगी, बराबर। सो क्या मिलेगा, सबको जॉब मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट एकदम कम हो जाएगी, सो बिजनेस फ्लक्चुएशन आर एलिमिनेटेड एंड स्टेबिलिटी इज ब्रॉट अबाउट दी मेंटेन, होता है ना बिजनेस, कभी कभी बिजनेस ज्यादा हाई इनकम कमाता है, कभी लो इनकम कमाता है, तो ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पर वो प्लानिंग अथॉरिटी पूरी तरह से काम करे, जिसके फ्लक्चुएशन जो होते हैं मार्केट में वो इतने ज्यादा नहीं होंगे। फ्लक्चुएशन क्यों होते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई में चीजें उसकी वजह से वो कब आएगा, प्राइस में चेंजेस आ गया, तो ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटी होगी तो वो जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में कर सकते हैं। देन अब्सेंस ऑफ
प्रॉफिट मोटिव हेल्प्स द कम्युनिटी टू डेव्हलप अ कोऑपरेटिव्ह मेंटॅलिटी. म्हणजे काय, तो श्रीमंत झाला म्हणून मी बी श्रीमंत झालंच पाहिजे. तो श्रीमंत का झाला, त्याने काळा बाजारी केली, त्याने जास्त प्रॉफिट कमवला है ना. मतलब उसका बिजनेस ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है, तो हम मेरा बिजनेस, मैं भी कुछ भी करूंगा और मेरा बिजनेस ग्रो करूंगा और पैसा कमाऊंगा. लेकिन यहाँ सबका अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ इनकम का, तो कोई लगेगा भाई मैं ज्यादा श्रीमंत होना चाहिए, है ना. तो वो यहाँ बात, सो इक्वल जो ऑल कम्युनिटी है, कोऑपरेटिव कम्युनिटी मेंटेलिटी उनकी सेम रहेगी, है ना. तो ये बात होती है. सो एंड अवॉइड दी क्लास वार, है ना, कि अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये जो क्लास वार है यहाँ पर उतना नाही. सिच्युएशनच नाही आहे, इन्कम सगळ्यांचं सेम आहे, तर क्लास वाईज डिव्हिजन होऊ शकतं का, नाही. So these along with the equality ensures better welfare of the society. सबका कल्याण होना चाहिए, इस तरह की सोसाइटी के लिए काम करेंगे. समझते. देन सोशलिज्म एंश्योर राइट टू वर्क, हर किसी को काम का अधिकार है, एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल पीपल. एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है ना, जिसके नीचे जाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर किसी को एक अच्छा बैलेंस लाइफ जीना मिलना चाहिए, और उसके लिए अथॉरिटी काम करेगी. ये इसका बेनिफिट, उसी तरह से यहाँ पर काम किया जाता है. और जो कैपिटल में नहीं था, जिसके पास इनकम है वो उसका स्टैंडर्ड लिविंग भी ज्यादा होगा, जिससे इनकम कम है उसका स्टैंडर्ड लिविंग लो हो जाएगा. तो ये सारा चीजें जो कैपिटल में होती थी वो यहाँ पर. देन अंडर द सोशलिज्म द लेबरर्स एंड कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन बाय द एम्प्लॉयर्स एंड मोनोपोलीज रिस्पेक्टिवली, है ना. जब भी अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो ओनर उसका पूरा प्रॉफिट लेके जाएगा, लेकिन यहाँ ओनर कौन है, तो जो भी प्रॉफिट शेयर होगा वो अपने लेबर में उसे शेअर करेगा. मोनोपोली जसं की एकच कंपनी जर त्याला करत असेल, डॉमिनस, है ना, जर एकच बिजनेस और एकच ओनर कंपनी जर ती मोनोपोली जर है, तो काय जास्त प्रॉफिट है, तो उसके रेट ज्यादा बढ़ा देगा. कुछ पता की दूसरा कोई ऑप्शन नाही इनके लिए. जसं की जर फक्त सिम कार्ड विकणारी जिओच कंपनी असेल, तर किती बी रिचार्जचे भाव वाढले, आपल्याला ऑप्शन असणार आहे का, तर तिथं फक्त बीएसएनएल आहे. सो बीएसएनएल कोणाचे, तर गव्हर्नमेंट असे भाव वाढवू शकेल का, तो मोनोपोली से कंट्रोल करने के लिए मदद हो सकती. तो लोगों का किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन, लोगों का कस्टमर का भी एंड एम्प्लॉय का भी एक्सप्लॉयटेशन इसमें ज्यादातर नहीं होता है. देन देर इज अ प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल एंड सिक्योरिटी अंडर द सोशलिज्म एंड दिस मेक्स सिटीजन्स फील सिक्योर. ये जो इंपॉर्टेंट बात है ना, किसके लिए, कॉम्प्रिहेंसिव यानी सब लोगों की इक्वल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट काम कर रही है ना. कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी अंडर द सोशलिज्म एंड दिस मेक्स सिटीजन्स फील सिक्योर. अगर सब लोग इजी लेवल पे, एक ही लेवल पे अगर बढ़ रहे होंगे तो किसी को डर लगेगा भाई मैं अकेला गरीब हूँ बाकी सब अच्छे. तो जो सिक्योरिटी जो होती है उनको ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पर फील करना. यही अगर कैपिटल में आप सोचोगे, तो आपके पास साइकिल और दूसरे बाजू वाले के पास ऑडी है, तो क्या लगेगा आपको, भाई मैं अकेला इसमें गरीब हूँ. तो ये जो इनसिक्योरिटी जो फील होती है वहां पर इसमें फील नहीं होगी. क्लियर है, सबका इक्वल इनकम होगा, सबका इक्वल रेशन होगा, और अपॉर्चुनिटी भी सबको सेम मिलेगी. समझ गए मेरिट. तो एक तरह से देखा तो अच्छा ही है ना, बुरा है कि इसमें कुछ, हाँ तेच झालं. सो ये अब कुछ चीजें जो इसमें डेमेरिट्स है वो अभी हम देखते हैं. मेरिट समजले. सो प्रत्येक वेळी गव्हर्नमेंट तुमचा चांगलाच विचार करल. सो गव्हर्नमेंट पण कोणतरी व्यक्ती असेल ना ते विचार करणार आहे, सो त्याच्या डोक्यात काय येतं ते तो इम्प्लिमेंट करणार. सो त्याचा विचार चांगलाच आहे, गॅरंटी का, वो इसके डेमेरिट्स हो जाते. हो बरोबर आहे. कारण ही तर मला जर मार्केटमध्ये समजा माझ्या भारतामध्ये 20 रुपये मला गव्हर्नमेंटने सांगितलं, पण ही जर मी चॅनलला विकली 25 रुपयाला, तर माझा प्रॉफिट आहे. सो मी काय करणार, अपन एक जस्ट एक एग्जाम्पल लिया ऐसा हो सकता है ना. तो मेरे देश में मुझे लॉस हो झेलना पड़ सके, लेकिन अगर मैं बाहर एक्सपोर्ट करूँ तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट आ सकता है. लेकिन वो यहाँ पर मैं कर पा रहा हूँ क्या, तर ये कुछ डिमेरिट्स दे. सो सगळं चांगलंच असं नसतं, काय काय वाईट बी करतं. बघा आता काय असतं डिमेरिट्स. तो त्याला लिमिट असते ना, पहिले आपल्या स्वतःचं भलं करा, जर उरलं तर मग दुसऱ्याचं भलं करायला जा, असं असतं. तो कॅपिटल मध्ये तसं काय आहे का, जिकडं तुमचं भलं तिकडं तुम्ही जायचं, असं फरक असतं. कळलं का देऊ. चला देखो आता डिमेरिट्स काय. पहला क्या है, सोशलिज्म इन्वॉल्व्स द प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी. अब जो भी प्लानिंग अथॉरिटी होगी वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के साथ काम करने वाले ऑफिसर्स लोग, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी. वो जो तय करेगी वही हमें मानना पड़ेगा. तो उनका क्या होगा, डोमिनेंस होगा.
एंड द रिजल्टिंग इनएफिशिएंसी एंड द डिलेज। हो सकता है उनका डिसीजन कभी कभी लेट भी आए, डिसीजन ना भी आए, तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? हम पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट है। प्री डॉमिनन्स अर्थ म्हणजे आपण त्यांच्या अंडरमध्ये राहून काम करतो, त्यांच्या डॉमिनन्स खाली, बराबर है। एंड ये गवर्नमेंट ऑथोरिटीज है ना थी, सो उनकी बातें हमें क्या करना पड़ेगा? सुनना ही पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है क्या मैं ना सुनने का? तो मोर एव्हर देअर मे ऑल्सो बी करप्शन। जर तुम्हाला वाटलं की डिसिजन तुम्हाला घ्यायचा आहे, तर तुम्ही त्यांना भेटले, ठीक, या मग काहीतरी आम्ही करू, है ना, तुमची फाइल पास करायची क्या, मग आम्हाला द्या, आम्ही पास करू, बराबर है। तो हो सकता है इसमें करेक्शन। देन रेड टैपिज्म, लाल फीतीमध्ये तुमच्या फाइल अडकून जाऊ शकतात। रेड टैपिज्म कहते हैं ना, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए तो वो क्या है, लाल पट्टी में वो फाइल को बांध के रखते हैं। एक बार किसी कोने में गिर गई तो कभी के उसे गिरने मतलब किती वर्षानुवर्ष ते झालं तरी तशीच पडेल असते। दैट्स अ रेड टैपिज्म। मतलब जो डिसीजन जितना जल्दी होना चाहिए उतना जल्दी डिसीजन इसमें होगा क्या, इसकी वजह से हो सकता है उसका नुकसान पूरे देश को हो सके। एंड फेवरेटिज्म, की जो माझा लाडका आहे त्यालाच मी सवलत देणार, जसं की पॉलिटिशियन लोक करतात, काका मामा आत्या मामा मावशी भतीजा साला सगळ्याच्या नावानं काय ना काय बिझनेस असतात, यस, आणि बाकी गरीब लोकांना इथं होऊ शकतं। तर गव्हर्नमेंट कुठलं तरी पॉलिटिकल पार्टीज आहे ना, तो उसके वो इस बारे में हो सके, ये इसका डिमेरिट गोष्ट असं आपण भारतामध्ये बघतो, बऱ्याचशा गोष्टी अशा होतात ते, एक्झाम्पल भरपूर तुमच्या न्यूज मध्ये तुम्ही ऐकता। तो then it restricts the freedom of individuals as there is a state ownership of the material means of production and state direction and control of nearly all economic activity। अब पूरी तरह से जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ऑल एक्टिविटीज आल्सो, बिजनेस कौन सा करना है, किस तरह से करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, ये सारे के सारे डिसीजन कौन लेने वाला है? सो आपका कुछ चॉइस किसी ने पूछा है कि भाई तुम्हें एक्चुअल में क्या चाहिए, तो आपको फ्रीडम मिल रहा है, तो तुला बॉटल घ्यायची हीच घे, दूसरा ऑप्शन दिला है तुला, ये इसमें हो सकता है। तो आपके ऊपर एक तरह के रिस्ट्रिक्शन है, फ्रीडम किसी तरह का नहीं है, ये गलत है ना, फ्रीडम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देन सोशलिझम टेक्स अवे द बेसिक राईट्स। तुमचा राईट काय, तुम्हाला जे आवडेल ते करू दिलं पाहिजे। तुम्हाला जर समजा फटाक्याच्या कंपनी जॉब नाही करायचा, हॉस्पिटलमध्ये करायचं, करू दिला पाहिजे, बराबर है ना। सो जो आपके बेसिक राइट्स है सच एज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपको पैसा कमाने का अधिकार है क्या? तुम्ही एकट्यानेच पैसा कमवला, दुसरा गरीब होईल ना, तो अधिकार तुम्हाला दिला है का? विचारत नाही ना सोशलिज्म मध्ये, बराबर है। तो ये कुछ उसके डिमेरिट्स है। देन नेक्स्ट, it will not provide necessary incentive to hard work in from the profit। मतलब अगर आपने कितना भी काम किया, तो है ना, कि जितना भी आप प्रॉफिट करते हो उस प्रॉफिट का स्पेशल इंसेंटिव आपको नहीं मिलने वाला, वो प्रॉफिट सारे लोगों में डिवाइड होगा। तो काम तुम्ही करायचं, पैसा तो घेऊन जाणार, आवडेल तुम्हाला, ये देशाचं भलं होतं पण तो नुकसान होतं, त्यात काय? सो प्रत्येक जण आपल्यासारखं ठरतो का की माझ्यासोबत सगळ्यांचं भलं झालं पाहिजे, असे विचार करा किती लोक असतात असतात, असं नसतं, असतात भरपूर सारा, पण एक मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो एक नॉर्मल थिंग मला काय वाटतं की माझा त्याचा फायदा असं मला वाटलं पाहिजे, नॉर्मल थिंग है ना, की त्यात काही चुकीचं आहे का काही नाही, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होता। समझ गए, आप कितना भी हार्डवर्क क्यों ना करो, इन द फॉर्म प्रॉफिट आपको उसका फायदा कम ही हो सकता है। देन administered prices are not determined by the force of the market on the basis of negotiation between the buyers and seller। मतलब इजी भाषा में, मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके बेसिस के ऊपर किसी तरह से प्राइस तय की नहीं जाएगा। गवर्नमेंट को जो लग रहा है या फिर जो सेंट्रल अथॉरिटी को जो प्राइस लग रहा है वो प्राइस वो तय करेंगे, वो नहीं देखेंगे मार्केट में सच में इसका प्राइस कितना है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई क्या होने वाला है उसके सबसे प्राइस होता है, नहीं करेंगे। सो देयर इज अ नो प्रॉपर बेसिक्स फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन। और कॉस्ट कैसे तय करोगे, मुझे कि बॉटल का प्राइस मैंने 20 रुपए तय किया, तो बनाने का खर्चा 19 रुपए आया, क्या करने का बनाने वाले ने, तो इसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट, उसका कोई किसी तरह का कोई फार्मूला नहीं है। So in the absence of such practice, the most economic and scientific allocation of resources and the efficient functioning of the economic system are impossible। तो ये इस साल प्रोडक्शन कर लिया, अगले सारे कंपनी काम करेगी, बंद कर दूंगा भाई, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो मैं क्यों घाटे में जाऊँ, इस तरह से इकोनॉमी वर्क होगी क्या, ये इसमें नुकसान है। देन स्टेट ऑफ मोनोपोलिस, स्टेट मोनोपोली सॉरी,
state monopolies created by the socialism will sometimes become uncontrollable. अब यहाँ पर स्टेट यानी कंट्री, जो सेंट्रल अथॉरिटी वही मोनोपोली क्रिएट करना, वो जो बोलेगी वही डिसीजन होते जा रहा है, किसी दूसरे के सुनने की जरूरत नहीं। सो वही एक तरह का मोनोपोली क्रिएट कर रहा है पूरे इकोनॉमी में। समझ में आ रहा है? मैं जो बोलूंगा वही करने का, तो एक मोनोपोली वही तरह से। सो दिस विल बिकम मोर डिफिकल्ट टू रेगुलेट देन द प्राइवेट मोनोपोलीज अंडर द कैपिटलिज्म, है ना, कि अगर आप प्राइवेट में कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी अगर उससे उस कंपनी को बोल सकती है, या फिर कोई दूसरा बिजनेस भी खड़ा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने अगर बोला कि भाई बॉटल बस मैं अकेली कंपनी बनाऊंगा, इससे किसी दूसरे को परमिशन दूंगा ही नहीं, तो मोनोपोली अपने क्रिएट हो गया ना, इसमें किसी दूसरे को ऑप्शन भी बिजनेस शुरू करने का इसमें नहीं। तो ये वैसे बोलते हैं स्टेट मोनोपोली जो क्रिएट, इसी वजह से बाकी लोगों को उसका नुकसान हो सकता है। आणि समजा मी सेंट्रल अथॉरिटी, मीच गव्हर्नमेंट आहे आणि बॉटल बनवायची माझीच कंपनी आहे, मी म्हणलं आता दुसरी कोणतीच कंपनी बॉटल बनवू शकणार, मी माझे 25,000 50 रेट करून टाकले, घ्यावीच लागेल, दूसरा ऑप्शन है क्या, है का नाही? तो ये होता है पीएमपीएल गव्हर्नमेंट अथॉरिटी। सो म्हणजे त्यांनी एवढे भाव वाढवून टाकले, रिक्षा बंद करून टाकले, गव्हर्नमेंट रूल काढला रिक्षा ओला उबेर काहीच चालणार नाही, फक्त पीएमपीएलच चालत, आणि त्याचे रेट 5 रुपयाचे 50 करून टाकले, ऑप्शन असणार की नाही? तो ये हो सकता है इस सोशलिस्ट इकोनॉमी में। करत नाही, पण एक होऊ शकतं ना असं, एखादा समजा सर्किट एखादा आला तिथं बसला, काय आहे त्याला काय वाटलं काय करू शकतो, तो अथॉरिटी आहे ना हातामध्ये, तो ये इसमें हो सकता है। देन अंडर द सोशलिज्म द कंज्यूमर्स आर हैव लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम है क्या? कशाचा? अरे हो, काय होतं तिच्यात, ते वेगळं होतं, फ्रीडम नाहीये, पण इथं काय दिलं शब्द लिमिटेड फ्रीडम दिला, लिमिटेड, इथे एक शब्द अडकला, काय पण तुम्हाला जास्त फ्रीडमची गरज आहे, ते लिमिटेड म्हणजे नुकसानच झालं का? तो ते पहिल्या पॉईंट मध्ये होतं, ते हे इथंच होता ना फ्रीडमचा पॉईंट, दुसरा हा फ्रीडम ऑफ इंडिव्हिज्युअल, त्याने थोडंसं ऍड करून लिमिटेड फ्रीडम दिलं, पण कायसाठी ते देअरफॉर व्हॉट द स्टेट प्रोड्यूस हॅव टू बी एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, तेच आहे, सेमच आहे, काही वेगळं नाही। तो फ्रीडम यहाँ पर एकदम लिमिटेड है या फिर ना के बराबर है, ऐसा। देन लास्ट सेकंड, नो इम्पॉर्टन्स इज गिवन टू द पर्सनल इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिव्हिटी, लेबर्स आर नॉट रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देअर, म्हणजे मी जास्त काम केलं तर मला जास्त पैसा भेटला पाहिजे, मला इन्सेंटिव्ह भेटला पाहिजे, तो यहाँ पर हो रहा है क्या? तेच सेम आहे, थोडंसं डिफरन्स चेंज होतं। So this act as a disincentive to the work, यार बिचाऱ्यांनी एवढं रातभर काम करायचं, ओव्हर टाइम करायचा आणि पैसे सगळ्यांना भेटणार, मला वाईट वाटत, सेम मिनिंग। लास्ट, द एक्सट्रीम फ्रॉम ए सोशलिझम इज नॉट ऑल प्रेडिक्टेबल, की गव्हर्नमेंट काय डिसिजन घेईल मी याचा अंदाज लावू शकता, तर तुमचा बिझनेस आहे, तुम्ही काहीतरी अंदाज लावून घेसा की मार्केट चेंज झालं त्यानुसार डिसिजन घेसाल, पण इथं रात्रच एखादी गव्हर्नमेंट चेंज झाली की सगळीच इकॉनॉमी पॉलिसी चेंज करून टाकत, कुछ प्रेडिक्टेबल है क्या इसमें? कुछ भी नहीं। तो ये है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, जितना अच्छा है उतना बुरा है। सो दोनों देखा हमने, कैपिटल भी देखा और सोशलिस्ट में देखा। अब अगला जो थर्ड पार्ट है वो है आपका मिक्स, दोनों को कर देने का मिक्स, मतलब इधर के अच्छे लेने के, इधर के अच्छे लेने के, और कर देने का पूरा तीसरा, दैट्स मिक्स इकोनॉमी जो अभी अपने इंडिया में चल रहा है। यस, दोनों चीजों को, ना ये भी ना वो भी, बस दोनों का। याच्यामधलं काय फीचर्स मधलं विचारतो का, कुठला कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कुठला पहिला, कलेक्टिव ओनरशिप। अब इसमें ओनरशिप किसकी होती है? गव्हर्नमेंट की। सो जे गव्हर्नमेंटचं ते आपण म्हणतो काय रस्ता कधी बापाचा आहे का? गव्हर्नमेंटचा आहे, म्हणजे सगळ्याच्या बापाचा झालं तो पैसा होता, सो दॅट्स अ कलेक्टिव्ह ओनरशिप, सिंपल वे में, बरोबर आहे का नाही? जेवढी गव्हर्नमेंट म्हणजे माझीच आहे ना, सो मी म्हणजेच गव्हर्नमेंट असं, बरोबर आहे का नाही? तो वो दैट्स अ कलेक्टिव ओनरशिप, ये होता है इसमें। और दूसरा नंतरचा कितो पॉइंट है? हाँ बोल, मतलब जो लेबर आहे, जो ओनर आहे, यस, म्हणजे काम मी जरी जास्त केलं तरी त्याचा फायदा सगळ्यांना,
तो इक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इन्कम झालं. काम मी करणार पण फायदा, सो बॅलन्स इन्कम होणार सगळं. जेवढं माझं इन्कम तेवढं बी, तो भेदभाव होणार दोघांमध्ये, कोण श्रीमंत कोण गरीब असं होणार आहे का? सगळे एका लेवलवर आहे. ते कोणाचं यस सगळ्याला जाणार असं. पूर्ण गव्हर्नमेंटचं असं झालेलं आहे, त्या हिशोबाने फीचर्स आहे. सो प्रायव्हेट लोकांना चान्स नाही. सो पण आता अशी कुठलीच इकॉनॉमी जो 100% सोशलिस्ट वर चालतं. सो अजून मिक्स मध्ये थोडंफार चालतं, पण काही आहेत ते जास्त प्रमाणात सोशलिस्ट बघतात. भारत बघा, जगातले जे सगळ्यात श्रीमंत माणसांची जर तुम्ही यादी बघितली, त्यात कधी एखाद्या चायनीज माणसाचं नाव आलेलं आहे का? इधर हर्ष मेरा क्वेश्चन देखो की आपण बघतो की जगातल्या 100 श्रीमंत लोकांची यादी, त्यात चायनीज लोकांची नावं येतात क्वचित, किंवा जे श्रीमंत लोक आहेत त्या चायनीज लोकांचं नाव येतं का? भारतातल्या लोकांचं येतं, अमेरिकेतल्या लोकांचं येतं, कारण भारतामध्ये मिक्स इकॉनॉमी, अमेरिकामध्ये कॅपिटल इकॉनॉमी, पण सोशलिस्ट इकॉनॉमी लोकांची नावं सरासरी येत क्यों नाही आता? क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इन्कम. कोणा एकाच इन्कम वर देतात का ते? कळलं का तुम्हाला? घरी जाऊन सर्च करा की कितने चायनीज लोक जे श्रीमंत आहेत. मग कोण आपले? म्हणजे ते कंपनीवालेच असेल हिस्ट्री काढून ते कसं कळलं? गव्हर्नमेंट वगैरे समजा आपण सर्च केलं की एखाद्या प्राईम मिनिस्टरला ते इंदिरा गांधीचं शूट आउट, तर मग ते आपली सर्च हिस्ट्री सगळी सेव्ह असते गव्हर्नमेंटकडे असं म्हणणं आहे. सो त्यांना जर काही डाऊट आला ते आपल्या घरापर्यंत पंजोबा आत्या आजी सगळ्यांचं काढून घेतात ते हिस्ट्री. का हुडकलं? तुला कसं काय मेसेज आला का तो त्यांचा? नाही, मला काल ते शिकवलं. अच्छा, नाही पण आपण किती जरी म्हणलं सिक्युरिटी प्रायव्हेट असते, तर गव्हर्नमेंटला त्या सगळ्या गोष्टींना ऍक्सेस असतोच. सो टर्म्स अँड कंडिशन आपण ऍग्री करतो ना, तर टर्म्स अँड कंडिशन ती वाचत नाही आपण, त्याच्या सगळ्या गोष्टी असतात. ते गव्हर्नमेंटला जर काही कधी इश्यू वाटला तुमचा डेटा ते घेऊ शकतात. तो समझ गए? कैपिटलिस्ट एंड घर जाके एक बार फिर से रीड कर लो, कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ लो. अच्छा असं टाकायला नको ना? बरं, मग काही गरज नाही पडली आता. दिवाली बॉम्ब टाकू शकतो का? हाउ टू मेक दिवाली बॉम्ब? चलो ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही स्टॉप करते हैं हम लोग. अगर बाकी कुछ भी डाउट है तो मुझे. कौन भाई ये हाय बोलने के लिए बोल रहा है? चलो हेलो, ठीक है, चलो फिर आज